Very good morning. Good morning, everyone. Good morning. Very good morning. Okay, yes, everything is fine. Okay. So once again, I welcome you on this platform app, and this is our best platform for learning UGC NET and JRF. Okay. So, dear friends, I think we are very close to our to complete and our course, and we are learning many more topics every day. Okay. No, you just I have started. Just I have started. Okay. So good morning. Okay. So, without getting delay, let's start today's class. Good morning, everyone. Okay, see. So, until now, we have discussed about Geoffrey Chaucer, and let me remind you, uh, we have been talking about Age of Chaucer. है And the Age of Chaucer, we have been talking, we have discussed about the Geoffrey Chaucer, and he has written the Canterbury Tales. Okay, and see. So these four units combinedly we have been doing study drama, poetry, fiction, short stories, non-fictional prose, etc. Okay. See. So let's start without getting delayed. So today we are going to discuss. We have discussed Geoffrey Chaucer and his the major work, the Canterbury Tales, and revise it. And today I will upload all the notes in advance also. Today I will definitely upload all the notes. Okay. Who is there except Pooja? Okay. Rituraj is there? Okay, yes, good morning. See, okay. So without getting there, let's start today's class. And जैसा कि आपको बता दें एज ऑफ चौसर है ना यस ओके एज ऑफ चौसर में जॉफरी चौसर को हमने देखा उसके पहले हमने एंग्लो नॉर्मन पीरियड देखा है एंग्लो नॉर्मन के बाद में आप देखेंगे एज ऑफ चौसर में जॉफरी चौसर बड़ा नाम है और जॉफरी चौसर के बाद में जो कुछ और मेजर राइटर्स इस पर्टिकुलर एज की एज का मतलब ये होता है कि जो बड़ा राइटर होता है जिसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है जिसके वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उसके नाम पे उस एज को जाना जाता है ना राइटर हो सकता है कोई किंग हो सकता है कोई है ना क्वीन हो सकती है जैसे विक्टोरियन पीरियड एलिजाबेथ पीरियड तो क्वीन है वो इस पर्टिकुलर मेजर कोई कैरेक्टर होता है उस टाइम ड्यूरेशन में उनके नाम पे उस टाइम फ्रेम को टाइम जो पर्टिकुलर टाइम उसको जाना जाता है यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं एज ऑफ चौसर की उसमें देयर आर सम अदर मेजर राइटर्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सो लिसन केयरफुली हैव पेशेंस ठीक है शैल आई स्टार्ट शैल आई स्टार्ट ओके यस सी तो दूसरा जो एज ऑफ चौसर में जोफ्री चौसर के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा नाम है वो है विलियम लैंगलैंड Yes, William Langland, 1332. Yes, 1332 to 1400. Remember, है ना remember. और एज ऑफ चौसर क्या है 1340 टू 1400 ये जो है 1332 टू 1400 है ना यानी 1332 में इनका जन्म हुआ है एंड 1400 में इनकी डेथ हुई है विलियम लैंगलैंड एक बड़ा नाम है लेट्स डिस्कस सो ही वॉज बोर्न प्रोबेबली नियर मेलबर्न इन वर्स ये देखिए वर्सशायर द सन ऑफ अ पुअर फ्री मैन है ना तो एक गरीब फैमिली में इनका जन्म हुआ है हिज डेट ऑफ डेथ इज अननोन है ना लेकिन ये अप्रॉक्स माना जाता है ही रोट ओनली वन फेमस वर्क रिमेंबर वन फेमस वर्क आपको याद रखना है ना विलियम लैंगलैंड का एक ही वर्क है वो ठीक है यहाँ पर क्या है द विजन्स ऑफ पियर्स प्लॉमेन पियर्स द प्लॉमेन ये वर्क आपको याद रखना है द विजन्स ऑफ द पियर्स प्लॉमेन है ना द विजन्स ऑफ पियर्स द प्लॉमेन ठीक है ये प्लॉमेन इनका ये वर्क है रिटन बाय विलियम लैंगलैंड बहुत महत्वपूर्ण है याद रखना क्या है ये
द visions of peers, the plowmen will search for peers falling asleep on Malvan hills। है ना, जो पियर्स हैं आप पीजेंट्स टाइप से कह सकते हैं, वो क्या है, फॉलिंग asleep ऑन मालवन हिल्स। ये मालवन की जो हिल्स में है वो, है ना, वहां पर क्या है, एक तरीके से दे आर फॉलिंग asleep, है ना, हल्की फुल्की उनको नींद आ रही है, जैसा भी है। तो विजन्स, क्या विजन्स वो देखते हैं उसके बारे में ये स्टोरी है। द पोएम इज अ ड्रीम, ये देखिए, पहले तो ये देखिए, द पोएम इज अ ड्रीम एलिगरी। ड्रीम एलिगरी का मतलब आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो राइटर पोएट हैं, क्या है, इमेजिनेशन के बल पर ये सारी चीजें लिखते हैं, तो उनके एक सपना देखना इस तरीके से। द पोएम इज ड्रीम एलिगरी इन नेचर एंड बिगिंस विद द लाइन, ये जरूर आपको याद रखना है ना, ये ड्रीम एलिगरी इन नेचर, प्रकृति के ऊपर एक तरीके से ये ड्रीम एलिगरी है। और ये इन पंक्तियों के साथ शुरू होती है। देर आर these are the beginnings, these are the beginning lines: the voice of him that breathe in the wilderness, prepare, है ना, prepare the way of the Lord। the voice of him that breathe in the wilderness, prepare the way of the Lord। ये लाइन किसकी है? द विजन ऑफ द पियर्स प्लॉमेन की है, रिटन बाय विलियम लैंगलैंड। आपसे पूछा जा सकता है, ये लाइन दे सकते हैं किस वर्क की है, किसके द्वारा लिखी गई है, मेनी क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। तो आपको जो ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या बन सकता है, किस एंगल से पूछा जा सकता है, हर फैक्टर को आपको यहाँ पर क्वेश्चन के नजरिए से देखना है। फॉर सेंचुरीज लिटरेचर हैड बीन बिजी इन प्लीजिंग द अपर क्लास चीफली। सदियों तक क्या हुआ है, जो लिटरेचर लिखा जा रहा है वो केवल और केवल अपर क्लास जो है, जो 10%, 15%, 10% लोग हैं, उन्हीं को प्लीज करने के, उन्हीं उन्हीं को खुश करने के लिए लिखा जा रहा है, उन्हीं के हिसाब से लिखा जा रहा है। बट लैंगलैंड केम एज अ ग्रेट पोएट हु अपील्ड डायरेक्टली टू द कॉमन पीपल इन पियर्स प्लामेन। है ना, पियर्स प्लामेन, प्लामेन में वो पीजेंट्स की बात करेंगे। यानी ये विलियम लैंगलैंड, जैसे हमने जॉफरी चौसर की भी बात करी, तो डायरेक्टली ही वाज कनेक्टेड विद द रॉयल फैमिली, है ना। ही वाज राइटिंग अबाउट द किंग एंड ही वाज टेकिंग मेनी मोर कैरेक्टर्स ऑफ different different societies, especially the royal family, the nobility, the churchmen, the clergymen, etc. बट हियर व्हेन वी टॉक अबाउट विलियम लैंगलैंड, सो ये पहली बार ऐसा है जिन्होंने कॉमन जो पीपल है, कॉमन जो लोग हैं, उनके बारे में भी उन्होंने अपील की, उनके बारे में भी लिखा। यानी पहले के जो ज्यादातर राइटिंग्स हैं वो अपर क्लास या जो रॉयल फैमिली है, जो शासन में है, सत्ता में है, उनके बारे में लिखते थे। The poem first appeared in 1362 in 1800 lines, but after final revision it reached its final form in 1500 lines in 1377। ठीक है, ये ध्यान रखना है, पहले 1362 में 1800 लाइंस और बाद में फाइनल जो वर्जन रिवीजन हुआ उसमें 1500 लाइंस और 1377 में ये पब्लिश हुआ है। The poem is in two distinct part। कौन कौन से पार्ट है ना, टू डिस्टिंक्ट पार्ट। कौन सी? द विजन ऑफ द पियर्स प्लामेन, यानी ये पोएम है। फर्स्ट पार्ट क्या कहता है? कंटेन्स द विजन ऑफ पियर्स, यानी इसको बोला गया है विजियो, विजन ऑफ पियर्स, इसको बोला गया है विजियो। एंड द सेकंड अ सीरीज ऑफ विजन्स, वीटा, है ना, सीरीज ऑफ विजन्स या लाइफ, वीटा, ये देखिए, है ना, विजियो और वीटा, कॉल्ड द सर्च फॉर जॉवेल, जॉबेट एंड डू बेस्ट। यानी एक जिंदगी का जो मकसद क्या होना चाहिए, इसकी सर्च में, यानी दो पार्ट है इसके, क्या है, विजियो और वीटा, है ना, विजियो विजन और वीटा यानी लाइफ, क्या है, ये किसकी खोज में, जॉवेल, जॉबेट एंड डू बेस्ट, इसका क्या है, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट, डू वेल, डू बेटर, डू बेस्ट एज एलिगरिकल कैरेक्टर्स। तो इसी टाइप के कैरेक्टर्स भी है इसमें, है ना। तो ये एक बड़ी ही ड्रीम एलिगरी, बड़ी ही ड्रीम है, इस तरीके से लिखा गया ये वर्क है। आपको ध्यान रखना है विजन्स, ये दोनों चीज आपको ध्यान रखना है। तो फर्स्ट पार्ट है आपका विजियो और सेकंड पार्ट है आपका वीटा, ये ध्यान रखना है ना। डू वेल, डू बेस्ट, डू बेटर एंड डू बेस्ट। इन द फर्स्ट विजन ऑफ द फील्ड फुल ऑफ फॉग, ये देखिए, in the first vision of field of full of fog, that poet lies down on the Malvan hills, lies down on the Malvan hills
in the morning and a vision comes to him in sleep. यानी वो मालवन हिल्स पर है लेटे हुए हैं और उनके दिमाग में एक विजन आता है अर्ली मॉर्निंग जैसा भी। क्या है? द नेक्स्ट विजन आर दोज ऑफ 7 डेडली सिंस। अगला विजन जो आता है उनको है ना सपना हम देख सकते हैं, सपना बोल सकते हैं। यस ठीक है। द नेक्स्ट विजन आर दोज ऑफ 7 डेडली सिंस दैट एलिगरी दैट एलिगरिकली फिगर्ड एंड सीम लाइक शेडोज इन कंपैरिजन। है ना, ये एक तरीके से सेवन डेडली सिंस। द विजन आर दोज ऑफ 7 डेडली सिंस दैट एलिगरिकली फिगर्ड एंड सीम लाइक शेडोज इन कंपैरिजन। तो उनके बारे में 7 डेडली सिंस मैं आपको कभी बताऊंगा। 7 डेडली सिंस जो बहुत खतरनाक पाप है, सात, उनके बारे में चर्चा की गई है क्रिश्चियनिटी में। तो उनकी चर्चा यहाँ पर आती है। These all came to Piers asking the way to truth, है ना, came to Piers। ये सारे जो ये जो विजन आ रहे हैं, ये अल्टीमेटली क्या चाह रहे हैं कि सत्य क्या है। दे आर आस्किंग द वे टू ट्रूथ, सत्य क्या है। बट पियर्स इज प्लॉफिंग हिज हाफ एक लैम, है ना। पियर्स यानी अब पीजेंट्स मान लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ, इज प्लॉफिंग। प्लॉफिंग है ना, प्लॉफिंग क्या होता है? खेती करना जैसा। हिज हाफ एकड़ लैंड एंड रिफ्यूजेस टू लीव हिज वर्क एंड लीड देम। ये देखिए, दीज ऑल केम टू पियर्स आस्किंग द वे टू ट्रूथ, है ना। ये सब क्या है? पियर्स के पास में, पीजेंट्स के पास में आते हैं सत्य क्या है जानने के लिए। लेकिन पियर्स क्या कर रहा है? अपनी हाफ एकड़ जो जमीन है उसमें वो प्लॉफिंग कर रहा है, है ना, आप कह सकते हैं खेती कर रहा है ना, खेत में काम कर रहा है। एंड रिफ्यूजेस टू लीव हिज वर्क एंड लीड देम, और अपने काम को छोड़ने से मना करता है और उनको लीड करने के लिए। द 7 डेडली सिंस आर क्या क्या है इनके, एक बार बहुत अच्छे से आप देख लेना। प्राइड है ना, घमंड कर, लग्जरी है, इनवी है, रेत है, अवेराइस है, ग्लटनी है एंड स्लॉथ है। ये 7 डेडली सिंस है जो क्रिश्चियनिटी में चर्चा की गई है। प्राइड, लग्जरी, रेत, अवेराइस, ग्लटनी एंड स्लॉथ। He sets them all the honest toil as the best possible remedy for their vices and preaches the gospel of work as a preparation for salvation. He sets them all to honest toil as the best possible remedy for their vices, है ना, या vices यानी पाप, and preaches the gospel of work as a preparation for salvation। तो इसमें आप देखेंगे 7 डेडली सिन के माध्यम से जो पॉसिबल वे क्या हो सकते हैं पाप के, वो है प्रीचेस, प्रार्थना आप कह सकते हैं। ये साल्वेशन के लिए क्या प्रिपरेशन किया जा सकता है उसके बारे में बड़ा डिटेल में है, हमको थोड़ा सा संक्षेप में देखते हुए आगे बढ़ना है। थ्रू द पोएम पियर्स रिजेंबल्स जॉन बैप्टिस्ट। ये देखिए, पूरे जो पोएम में क्या है, जो पियर्स है या पीजेंट आप कह लो, वो जॉन बैप्टिस्ट की तरह रिजेंबल करते हैं, उनकी तरह दिखाई देते हैं। प्रीचिंग टू द क्राउड इन द वाइल्डरनेस, प्रीचिंग टू द क्राउड इन द वाइल्डरनेस। वाइल्डरनेस यानी आप कह सकते हैं जंगल में, है ना, या जहाँ पर, क्योंकि मार्वन हिल्स में है तो वहां पर क्या है, क्राउड के सामने वो प्रीचिंग कर रहे हैं, है ना। The poem grows dramatic in its intensity, rising to its highest power in Pierce, triumph over death, and then ये देखिए, and then the poet wakes from his vision with sound of Easter bells ringing in his ears, है ना। तो पोएम जो है एक तरीके से ड्रामेटिक भी है और राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट पावर इन पियर्स। राइजिंग यानी एक तरीके से जो पियर्स है, जो पीजेंट्स आप मान लीजिए, उसमें सबसे ज्यादा पावर है और डेथ के ऊपर क्या है, एक तरीके से विजय प्राप्त करते हुए दिखाया गया है। और सब उसके बाद में जो पोएट है वो अचानक विजन से उठ जाते हैं, ईस्टर बेल बजती है ना। आपने चर्च में कभी आसपास सुना होगा, तो ईस्टर बेल बजती है, तो उसके क्या है, उससे उनके विजन से वो बाहर आ जाते हैं। तो फाइनली पियर्स अपीयर्स एज जीसस। तो ये पियर्स होते कौन हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है। ये पियर्स किस रूप में अपीयर होते हैं? जीसस के रूप में अपीयर होते हैं, क्योंकि उसी में सारी पावर, ये देखिए, राइजिंग टू इट्स हाईएस्ट पावर इन
पियर्स, ट्रियम्फ ओवर डेथ, है ना। तो इसलिए जो पियर्स एक तरीके से कौन यहाँ पर है, जीसस के रूप में होते हैं, ठीक है। Piers the Plowman is part of the alliterative revival of 15th century, alliterative revival का पार्ट है। तो इस तरीके से विलियम लैंगलैंड, आप एक बार जरूर इसको सुन ले, द विजन्स ऑफ द पियर्स प्लॉमेन, और रिटन बाय विलियम लैंगलैंड, ओनली वन मेजर वर्क, है ना। विलियम लैंगलैंड एक बड़ा नाम है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जॉन वाइक्लिफ। जॉन वाइक्लिफ के बारे में हम पढ़े उसके पहले लेट मी आस्क वन क्वेश्चन। इनका इनके इनके फॉलोअर्स ने एक आंदोलन चलाया है, द फॉलोअर ऑफ वाइक्लिफ। उस व्हाट इज द नेम ऑफ द पर्टिकुलर मूवमेंट, क्या मूवमेंट है, क्या नाम है उसका, बताइए। जॉन वाइक्लिफ के जो फॉलोअर है उन्होंने एक मूवमेंट चलाया था, उनका उस मूवमेंट का नाम क्या है? यू हैव टू पार्टिसिपेट, आई वांट योर पार्टिसिपेशन, आई वांट योर पार्टिसिपेशन। ओके, 1324 में इनका जन्म हुआ है, 1384 में इनकी डेथ हुई है। देखिए जॉन वाइक्लिफ, है ना, जॉन विक्लिफ या वाइक्लिफ। आइए देखते हैं। यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लोलार्ड मूवमेंट ऐसा कुछ है? यस, लेट मी नो, एम आई राइट? लोलार्ड मूवमेंट, रिमेंबर? ओके, इट्स ओके, सुन लीजिए, इट्स ओके। लोलार्ड मूवमेंट कुछ याद आया? चलिए, जॉन वाइक्लिफ वाज एन इंग्लिश स्कॉलिस्ट। John Wycliffe was an English scholastic philosopher, theologian, biblical translator, reformer, priest, and seminary professor at the University of Oxford. जॉन वाइक्लिफ ये इतने सारे कैरेक्टर है ना, क्या है? इंग्लिश स्कॉलिस्ट है, फिलोसोफर है, थियोलॉजियन है, बाइबलिकल ट्रांसलेटर है, रिफॉर्मर है, प्रिस्ट है, सेमिनरी प्रोफेसर है एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, है ना। इतने हैं, ये बहुत बड़े विद्वान हैं, संत हैं, आप कह सकते हैं। क्या किया? ट्रांसलेशन ऑफ द बाइबल इन 1382 earned him the title father of English prose। ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल ये जरूर आपको याद रखना है। इंग्लिश में इन्होंने जो लेटिन या जो नॉर्मल जो एलाइट में जैसा लिखा हुआ है, इन्होंने जो कॉमन इंग्लिश है उसमें इन्होंने इंग्लिश में बाइबल का ट्रांसलेशन किया है। क्यों करना पड़ा ये ट्रांसलेशन? ट्रांसलेशन इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो बाइबल जो है वो कुछ ऐसी लैंग्वेज में लिखी गई है ना, जो केवल और केवल चर्च में जो प्रीस्ट है ना, क्लर्क, कुछ गिनती के जो है लोग, उन्हीं को पता है कि बाइबल में क्या कहा गया है। बाइबल में जो बातें नहीं कही गई है वो भी कॉमन लोगों को बताकर, और ये सब कुछ बाइबल में है, ईश्वर का दिया हुआ है, जीसस का कहना है, ऐसा करके जो है आम लोगों को एक तरीके से बेवकूफ बना के या जैसा भी उनको जो है एक तरीके से शोषण किया जाता था। बाद में बाइबल में जो रियलिटी लिखी गई, जॉन वाइक्लिफ ने देखा कि जो चर्च में जो है उन्होंने कुछ और बता के आम लोगों को बेवकूफ बना है, तो उन्होंने क्या है इसको आम भाषा में ट्रांसलेट किया। आम भाषा में जब ट्रांसलेट किया गया, बाइबल आम लोगों के लिए उपलब्ध हुई, तो बहुत सारी जो उसकी बुराइयां थी चर्च की वो सामने निकल कर आ गई। तो इसलिए जब इन्हें ये ट्रांसलेशन ऑफ बाइबल है, ये जरूर याद रखना, जॉन वाइक्लिफ ने ट्रांसलेशन किया बाइबल का, और इसीलिए इनको क्या फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज भी कहा जाता है। हालांकि धीरे हम देखेंगे फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे हम देखते हैं इसको फ्रांसिस बेकन को। फादर ऑफ इंग्लिश प्रोज इस ये वर्ड अगर आ जाए तो वो है जॉन वाइक्लिफ। Definitely, he translated the Bible that other common people can understand the moral of Bible. ठीक है। John Wycliffe is called the morning star of Reformation. Remember, ये देखिए, the morning star of Reformation. ये कुछ चीजें आपको जरूर ध्यान रखना स्टूडेंट। मैं आपको केवल कहानी नहीं बता रहा हूँ, बल्कि आपको बेहतरीन फैक्ट मैं आपको दे रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है सारे फैक्ट और ये सब पीपीटी आपके बीच में सजा के लाने के लिए। इट इज वेरी डिफिकल्ट। कहने के लिए 1 आवर की क्लास होती है,
लेकिन इसके पीछे तीन चार से फाइव 3 4 या 5 घंटे की मेहनत होती है, तब जाके आपके बीच में 1 घंटे की क्लास हो पाती है ना। इट इज ठीक है। तो आपको लगता है कि आसान है सर, क्लास नहीं लेते हैं सर, तो ऐसा नहीं होता है। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम जो है प्रिपेयर करना, फिर आपके बीच में ये कंटेंट लाना, पीपीटी बनाना। सो ठीक है। सो कई बार जो सोचते हैं कि सिंपल 1 घंटे की क्लास है, इट्स नॉट 1 आवर क्लास फॉर मी, इट्स 3 to 4 hours क्लास फॉर मी, है ना। 3 से 4 घंटे 5 घंटे की क्लास है मेरे लिए। ठीक है, चलिए, द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। क्योंकि मेरा मानना है, मैं कोई भी जो वर्क है वो बहुत ऑनेस्टली करता हूँ, उसमें कोई ठीक है। इन 1382 yes, thank you very much. In 1382, he completed translation directly from the Vulgate into Middle English, a version now known as Wycliffe's Bible, है ना। तो इन्होंने जो ट्रांसलेट किया था वो मिडिल इंग्लिश में, और यह क्या जानी जाती है, वाइक्लिफ्स बाइबल के रूप में जाना जाता है। ठीक ठीक है। It is probable that he personally translated the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, and it is possible he translated the entire New Testament while his associates translated the Old Testament. ये सारे लगभग जो हैं, ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, these all are the parts of Bible. These all are the parts of Bible. It is probable that the personally translated the Gospels of Matthew, Mark, Luke, and John, and it is possible he translated the entire New Testament, while his associates translated the Old Testament. तो ये सारे जो है, इन सभी का इन्होंने लगभग क्या है, पर्सनली ट्रांसलेट किया है, ऐसा माना जाता है जॉन वाइक्लिफ ने। ठीक है। इन 1377 Wycliffe and Lollards began in reformation in England। देखिए आ गया ना ये लोलार्ड्स क्या है, द फॉलोअर्स जो वाइक्लिफ हैं, वाइक्लिफ को जानने वाले, वाइक्लिफ को मानने वाले, उनके सिद्धांतों पे चलने वाले क्या कहलाए, लोलार्ड्स। और यही लोलार्ड्स मूवमेंट चलता है, और यहीं से क्या बिगिन होता है, रिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्म होता है, सुधार होने लगता है इंग्लैंड में। यानी जो बुराइयां हैं, जिसके उन जिन बुराइयों के कारण क्या है, बिकॉज ऑफ दी यू कैन से देर आर सो मेनी ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, देर आर सो मेनी difficulties are there, and because of that the common people are affected. So among these you can say difficulties, there is a big reformation by Lollards movement. अब देखते हैं लोलार्ड मूवमेंट क्या है। द चर्च विच वाज द, अगेन लेट मी रिमाइंड यू, लोलार्ड मूवमेंट क्या है, द चर्च विच वाज द सीट ऑफ पावर एंड प्रेस्टीज वाज इन्फेक्टेड विद करप्शन एंड मोरल डिके। यानी चर्च जो कि क्या है, पावर का केंद्र है, प्रेस्टीज का केंद्र है, वो क्या है, करप्शन से और नैतिक रूप से, है ना, उसका पतन हो गया है, करप्शन से जकड़ा हुआ है। टैक्स पे टैक्स लाते जा रहे हैं आम लोगों के ऊपर, है ना, और वो अपनी क्या है, लग्जरी लाइफ में, अपने ऐशो आराम में लगे हुए हैं। ये जो कमियां हैं, ये कमियां, यानी पहले चर्च के खिलाफ बोलना भी बहुत कठिन काम था, लेकिन अब आम लोगों का जो सहन शक्ति है, सहन करने से बाहर चले गई है। The ecclesiastic were corrupt and demoralized. They were rolled in wealth and luxury। ये देखिए, एक्लेसियास्टिक यानी जो है ना, जो अपर क्लास है, जो चर्च मैन है ना, वो कैसे हो गए हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनको सिर्फ रोल्ड इन वेल्थ, यानी धन दौलत में और लग्जरी लाइफ में उलझे हुए हैं। पोएट्स लाइक लैंगलैंड एंड गोवर, ये देखिए, विलियम लैंगलैंड एंड गोवर फ्रीली रिवॉल्टेड अगेंस्ट द ग्रोइंग करप्शन इन चर्च। लैंगलैंड है, गोवर है, इन्होंने क्या है, क्योंकि यहाँ पर लैंगलैंड के बारे में हमने देखा, ये पहले राइटर है जिन्होंने कॉमन लोगों की बात करी। पियर्स फ्लामेंग में, पियर्स में जीसस को वो सुपर बताते हैं, और इन्होंने क्या, एक तरीके से जो चर्च में करप्शन बढ़ रहा है उसके अगेंस्ट में बहुत ही फ्रीली इन्होंने विरोध किया है। They did their best to revive the spiritual Christianity in England। ये देखिए, they did their best to revive spiritual Christianity in
इंग्लैंड। स्पिरिचुअल क्रिश्चियनिटी को फिर से रीएस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने क्या अपना बेस्ट दिया। जॉन वाइक्लिफ चैलेंज द अथॉरिटी ऑफ द कैथोलिक चर्च। ये देखिए कैथोलिक चर्च है ना, स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए चर्च में ये जो क्राइस्ट है, या आप बाइबल में या आप है ना क्राइस्ट आप रिलीजन की बात करें तो उसमें मोटे मोटे रूप में आपको दो तरह के चर्च या दो तरह के पार्ट मिलेंगे रिलीजन के, एक कैथोलिक है और एक प्रोटेस्टेंट है। एनीवन कैन टेल मी व्हाट इज प्रोटेस्टेंट एंड व्हाट इज कैथोलिक? कोई बताएगा मुझे क्या अंतर है कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में, क्या अंतर है? इज देयर एनी एनीवन कैन टेल मी? ओके लेट मी। कैथोलिक चर्च, हाँ यस, आपको बता दें एक ये कैथोलिक है और एक और होता है प्रोटेस्टेंट। ठीक है, प्रोटेस्टेंट है। तो प्रोटेस्टेंट में क्या है? यस सुनील जी, यस यस यू आर राइट। कैथोलिक वर वेरी रिलीजियस, प्रोटेस्टेंट आल्सो रिलीजियस, बट दे आर प्रोग्रेसिव। दे आर नॉट बाउंड बाय द रिलीजन, दे आर नॉट बाउंड बाय द आयरन्स ऑफ रिलीजन। धर्म की जंजीरों में वो जकड़े हुए नहीं है। और कैथोलिक क्या है? दे आर वेरी ट्रेडिशनल, दे आर वेरी फर्म, है ना, दे आर टोटली डेडिकेटेड टू देयर रिलीजन, है ना। बोलते हैं एक वर्ड होता है कट्टर, है ना, यानी कट्टर। एक होता है उदार। तो यहाँ पर जो बिल्कुल जो कैथोलिक जो वो कहता है टू जो क्या मतलब यानी क्रिश्चियनिटी जो बात कहती है उसी को मानना, यानी एक तरीके से कट्टर रूप से मानना, ट्रेडिशनली रूढ़िवादी, एक वर्ड रूढ़िवादी, तो वो कैथोलिक होते हैं। और प्रोटेस्टेंट क्या है? प्रोग्रेसिव है, थोड़ा प्रोग्रेस की बात करते हैं, उन्नति की बात करते हैं, थोड़े से लिबरल है ना, थोड़े से लिबरल है। तो जो लिबरल है वही आज डेवलप्ड भी है स्टूडेंट। मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी भी कैथोलिक अभी भी है, प्रोटेस्टेंट अभी भी है ना। तो जो लिबरल है, बहुत सारे देश आप देखिए जो लिबरल है, थोड़ा सा लिबरल हुए। आपको बता दें कि जैसे ब्याज लेना, इंटरेस्ट लेना क्या है? पैसा कम जैसे कमाना है तो इंटरेस्ट लेना, है ना। कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कह रहे हैं कि नहीं ब्याज नहीं लेना है। प्रोटेस्टेंट कहता लेना है, क्योंकि आपने ना, प्रोटेस्टेंट कहते हैं लेना है ना, यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लेना है। क्यों? क्योंकि उसी से व्यक्ति की प्रोग्रेस होगी। क्योंकि जिसको जो दिया गया है वो, है ना, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो अमाउंट कहीं ना कहीं तो वर्क कर रहा है या जो भी है। तो इस तरीके से बहुत प्रोग्रेसिव सोच है प्रोटेस्टेंट की, और इसलिए वो धीरे धीरे समृद्ध होते चले गए। और कैथोलिक वही रूढ़िवादी, और बाद में आप देखेंगे कैथोलिक जो है अभी भी कहीं ना कहीं रूढ़िवादी और गरीब है। तो यहाँ पर क्या है, जॉन वाइक्लिफ ने ये जो रूढ़िवादी सोच है या जो कैथोलिक है उसको बहुत चैलेंज किया। He sent throughout the country disciples, है ना, he sent throughout the country disciples। disciples का मतलब है अपने शिष्यों को। जॉन वाइक्लिफ ने पूरे देश में भेजा। He sent throughout the country यानी पूरे देश में अपने डिसिपल को, अपने शिष्यों को इस मैसेज को पहुंचाने के लिए उन्होंने भेजा। who are called lollards are poor priest। जिनको क्या कहा गया? लोलार्ड कहा गया या पुअर priest to spread his teachings। यानी अपने ज्ञान को पूरे देश में फैलाने के लिए उन्होंने क्या अपने शिष्यों को भेजा, जो लोलार्ड्स कहलाए या पुअर priest कहलाए। जैसे गौतम बुद्ध ने भी क्या किया, गौतम बुद्ध ने भी सारनाथ से अपना पहला प्रवचन दिया, उसके बाद में अपने शिष्यों के माध्यम से पूरे देश में, और आप देखेंगे अलग अलग नेपाल, चाइना, है ना, कंबोडिया, थाईलैंड, है ना, श्रीलंका, आप देखेंगे जो बौद्ध बौद्ध धर्म है वो सब दूर भारत में सब दूर फैला है अपने शिष्यों के माध्यम से, है ना, जो सब समानता बंधुत्व की बात करता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये लोलार्ड्स मूवमेंट चला है। भारत में कोई भी दुनिया का वो सारे धर्म, है ना, जो कैथोलिक जैसे हैं रूढ़िवादी है ना, जो कहीं ना कहीं डिफरेंस क्रिएट करते हैं, है ना, अपर क्लास लोअर क्लास इस तरीके से। तो दुनिया के वो सारे धर्म जो कहीं ना कहीं इक्वालिटी की बात नहीं करते हैं, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगे हैं और उनमें सुधार के लिए भी आए। भारत में भी आपको
जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, वो इसकी परिणति के रूप में दिखाई देता है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ पर्टिकुलर धर्म के इसमें पर्टिकुलर वर्ग को ज्यादा फायदा एडवांटेज रहता है, तो जो कॉमन लोग होते हैं वो इसके विरोध स्वरूप में आते हैं। ये आपको इतिहास में बिल्कुल सारी बातें क्लियर है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ही एनकरेज्ड देम, कि इन्होंने अपने डिसिपल पूरे देश में भेजे। ही एनकरेज्ड देम टू सीक देयर रिलीजन इन बाइबिल ओनली। ये देखिए, ही encouraged देम किसको? आम लोगों को। इन्होंने क्या करा? अपने धर्म को केवल बाइबिल में ढूंढो ओनली। एंड फॉर दिस पर्पज ही ट्रांसलेटेड पोर्शंस ऑफ द न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबिल फ्रॉम लेटिन इनटू इंग्लिश। मैंने बताया था आपको कि जो न्यू टेस्टामेंट है या बाइबिल है वो बेसिकली किसमें लिखी गई है? लेटिन है। और लेटिन बहुत कम लोगों के द्वारा जो है जानी जा रही है। उसको फिर उन्होंने ट्रांसलेट किया किसमें? इंग्लिश में। न्यू टेस्टामेंट में सारी बातें लिखी है, बहुत सारे पोर्शंस को उन्होंने ट्रांसलेट किया है। यानी आप लोगों को ये समझाने के लिए कहे, हम लोगों को ये समझाने लगे कि आप खुद बाइबिल का अध्ययन करें। यू स्टडी द बाइबिल एंड यू टेक द पर्टिकुलर आइडियाज ऑफ बाइबिल। बाइबिल सबके समानता की बात करती है, सबको इक्वालिटी की बात कर रही है। आप खुद पढ़िए, उसका एनालिसिस करिए। तो उन्होंने लेटिन से उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया और बाइबिल आप लोगों के लिए उपलब्ध हुई। ठीक है, तो ये जॉन वाइक्लिफ है। जॉन वाइक्लिफ का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया? इनके द्वारा जो प्रेस्ट है, जो मूवमेंट चला, उनको लोलार्ड्स मूवमेंट कहते हैं। और ट्रेडिशनली जो कैथोलिक चर्च है, रिलीजन है, उसका उनको इन्होंने विरोध किया और न्यू टेस्टामेंट का उन्होंने बाइबिल का जो है ट्रांसलेट किया है लेटिन से इंग्लिश में। पूरी बाइबिल को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया, जिसको हम वाइक्लिफ की बाइबिल कहते हैं, वाइक्लिफ्स बाइबिल। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन? ओके, फाइन। जॉन मेंटिविले, देखिए नेक्स्ट हमारे राइटर है जॉन मेंटिविले। जॉन मेंटिविले क्या है? देखिए, छोटे राइटर नहीं कह सकते, लेकिन हम उन सारे राइटर्स की बहुत महत्वपूर्ण बातें देख रहे हैं। अभी हमारे बड़े एज बची हुई है। सर जॉन मेंटिविले इज द सपोज्ड ऑथर ऑफ द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मेंटिविले। ये देखिए, ये इनका वर्क है, द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मेंटिविले। ट्रेवल मेमोयर है ना, इनकी एक मेमोयर है ये, अपनी यात्रा को लेकर के, विच वाज सर्कुलेटेड बिटवीन 1357 एंड 1371। The earliest surviving text is in French. The earliest surviving text is in French. शुरुआत में फ्रेंच में है, लेकिन ट्रांसलेटेड हुआ। इन द प्रोलॉग यानी इंट्रोडक्शन में, यानी इस बुक के द ट्रेवल्स ऑफ सर जॉन मेंटिविले का जो इंट्रोडक्शन है उसमें, ऑफ द इंग्लिश वर्जन, द ऑथर कॉल्स हिमसेल्फ जॉन मेंटिविले, अपने आप को जॉन मेंटिविले कहते हैं, एंड गिव्स एन आउटलाइन ऑफ हिज वाइड ट्रेवल्स ड्यूरिंग 30 years, 30 सालों के दौरान। हाँ, यू कैन से लाइक दैट, ऑफ कोर्स, है ना। उनके आप इनको आप लिखे, इनकी एज के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। बट जो पहला नाम है वो जॉफरी चौसर का ही है, हम उसी को पढ़ते हैं। हाँ, पहला नाम नहीं, ऐसा नहीं कि जॉन जॉफरी चौसर ही पहले आए। उनके पहले भी कुछ टाइम पीरियड में एज ऑफ चौसर में है। एज ऑफ चौसर तो आपका बेसिकली स्टार्ट हो रहा है एंग्लो सेक्शन पीरियड से, एंग्लो नॉर्मन पीरियड से, है ना। एंग्लो नॉर्मन पीरियड से आप देखेंगे एज ऑफ चौसर में, एज ऑफ 1340, है ना, जब अ, क्या कह सकते हैं, जब नॉर्मन कन्क्वेस्ट हुआ है 1066 के बाद में, आप देखेंगे एंग्लो नॉर्मन पीरियड, और उसके बाद में, है ना, उसके बाद में एज ऑफ चौसर। तो ठीक है, ये आप बिल्कुल इस तरीके से समझें। In the prologue of the English version, the author calls himself John Mandeville and gives an outline of his wide travels during 30 years। 30 सालों की अपनी ट्रेवलिंग को इन्होंने इसमें बताया है। फ्रेंच ट्रेवल्स ऑफ सर मैंडिविले वर ट्रांसलेटेड बाय, ये देखिए, फ्रेंच ट्रेवल्स of Sir Mandeville were translated by Jean de Bourgogne into English in 1377। तो ये जो फ्रेंच मैंडिविले का जो फ्रेंच ट्रेवल है, इसको ट्रांसलेट किया है जीन डी बॉर्गोन ने इंग्लिश में 1377 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारे बड़े राइटर हैं। थॉमस हॉकले और ऑकले, देखिए
थॉमस हॉकलेव और हॉकलेव 1367 to 1426, 1367 to 1426. अपार्ट फ्रॉम लीडगेट, ये देखिए, अपार्ट फ्रॉम लीडगेट he is also one of the most significant poets of the 15th century. एक और कैरेक्टर जो मतलब आप राइटर हैं लिटगेट, उनके अलावा ही इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएट्स ऑफ 15th सेंचुरी, है ना? ठीक है। लेट मी, यस, British literature and English literature. Let me, there is very basic difference. British literature is also written in English, but we generally talk we generally talk the literature which is written by Britishers, है ना? इंग्लिश लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। सिंपल आप समझिए, ब्रिटिश लिटरेचर भी इंग्लिश लिटरेचर ही है। इंग्लिश में लिखा गया वो लिटरेचर जो ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखा गया है। ब्रिटेन में जो राइटर है, पोएट है, ड्रामाटिस्ट है ना, उन्होंने जो लिटरेचर इंग्लिश में लिखा वो ब्रिटिश लिटरेचर, बेसिकली ये भी ब्रिटिश इंग्लिश में ही लिखा गया है क्योंकि ब्रिटिश ब्रिटेन में इंग्लिश है। और दूसरा इंग्लिश लिटरेचर यानी ब्रिटेन के अलावा, ब्रिटेन में और ब्रिटेन के अलावा, ब्रिटेन में तो है ही, ब्रिटेन और ब्रिटेन के अलावा जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, रशिया, रूस में, आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया में, है ना, यानी कहने का ये आप ये देखेंगे अफ्रीका में, अफ्रीकन लिटरेचर, कनाडा में, यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जो लिटरेचर इंग्लिश में लिखा गया है वो इंग्लिश लिटरेचर है। यानी इंग्लिश लिटरेचर में ब्रिटिश लिटरेचर, अमेरिकन लिटरेचर, कैनेडियन लिटरेचर, अफ्रीकन लिटरेचर, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर, ये सब लिटरेचर आ गया। और ब्रिटिश लिटरेचर जो केवल ब्रिटेन में लिखा गया है और इंग्लिश में लिखा गया है, यानी ब्रिटिशर्स के द्वारा लिखा गया है। सिंपल है, समझना? ये सब नो, बस, ठीक है। तो 15th सेंचुरी में थॉमस हॉकलेव का एक बड़ा नाम है। क्या है? ही वॉज अ क्लर्क, ये देखिए क्लर्क है, इन द ऑफिस ऑफ प्रीविसिल, and some of his poetry claims to describe the events of his own life as in La Mel Wrigley D. Thomas Hockley, the prologue to the Regiment of Princes। तो इनका जो पोएट्री कलेक्शन है वो इस रूप में आता है। थैंक यू, ठीक है। तो ये इनका एक आपके ये है ना, ये ही वाज अ क्लर्क, ये क्लर्क है इन द ऑफिस ऑफ प्रीवियसली, एंड सम ऑफ हिज पोएट्री, इनकी जो कुछ पोएट्री है, क्लेम्स टू डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ हिज ओन लाइफ, यानी उनकी जिंदगी से संबंधित कुछ इवेंट्स को डिफाइन करती है। किस रूप में? ला मेले रिगले डी थॉमस हॉकलेव, द प्रोलॉग टू द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, 1411 to 1412, and in two poems from the late sequence known as the series, ये देखिए series 1420 और the complaint, है ना, the complaint and the dialogue with the friend, ये सारे वर्क आपको याद रखना है थॉमस हॉकलेव के, है ना, सीरीज है। और उसके बाद में द कंप्लेंट एंड द डायलॉग विद द फ्रेंड, ये सारी पोएम है जिनके माध्यम से उनकी लाइफ के कुछ इवेंट्स को उन्होंने बताया है। ही आल्सो प्रेजेस चौसर इन प्रेजेस, यानी चौसर की वो तारीफ करते हैं किसमें? द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस में, द रेजिमेंट ऑफ प्रिंसेस में। Hockley poetry also included the translations from Christian D. Pizan, है ना, फ्रेंच पोएट। ये देखिए हॉकले पोएट्री आल्सो इंक्लूडेड द ट्रांसलेशंस फ्रॉम क्रिश्चियन डी पीजन, ये देखिए फ्रेंच पोएट है, इनकी कुछ पोएट्री को भी इन्होंने ट्रांसलेट किया है। अब आते हैं, नेक्स्ट नाम है जॉन लिडगेट। नेक्स्ट नाम है जॉन लिडगेट, 1370 में जन्म हुआ है, 1451 में डेथ हुई है। क्या है? जॉन लिडगेट ऑफ ब्यूरी वाज, ये देखिए जॉन लिडगेट ऑफ ब्यूरी वाज अ मोंक, मोंक है, पोएट है, बोर्न इन लिडगेट नियर, ये देखिए हैवर हिल, सफोक, इंग्लैंड।
है ना, ये प्लेस का नाम है, इसीलिए इनको है ना ये है ब्यूरी। कई बार अपने स्थान के जहाँ स्थान होता है उसके आसपास उनके नाम से भी जाने जाते हैं। लिटगेट्स पोएटिक आउटपुट इज prodigious, amounting at a conservative count to about one, ये देखिए बड़ी 1,45,000 लाइन्स। तो ये बहुत बड़ा एक तरीके से इनका कंट्रीब्यूशन है, अमाउंटिंग एट अ कंजर्वेटिव काउंट का, है ना, बड़ा। His position is the man of letters rather than as a major poet. Man of letters, तो बेसिकली लेटर्स के फॉर्म में इन्होंने ज्यादातर लिखा है। Perhaps his greatness fame lies ironically in his praise of Chaucer. इन्होंने भी चौसर की तारीफ करी है। ठीक है, इनके कुछ मेजर वर्क है, ये जरूर याद रखना। जॉन लिटगेट के, इनके आप लोग सिर्फ जो वर्क है ये ही याद रख लें, उतना काफी है। पहला आप देखिए, द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट। इट इज मॉडल ऑन चॉसर्स द बुक ऑफ द डचेस, है ना। ये जो वर्क है चौसर का उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट, द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक नाइट। द टेम्पल ऑफ ग्लास, द टेम्पल ऑफ ग्लास, है ना, इंडेटेड टू द हाउस ऑफ फेम। ये देखिए, यानी इनके जो वर्क है कहीं ना कहीं जॉफरी चौसर के वर्क जो है उन्हीं का एक पार्ट है, आप रिफ्लेक्शन कह सकते हैं। द कंप्लेन ऑफ द ब्लैक, ये मॉडल किया है किसके ऊपर, द बुक ऑफ द डचेस से। द टेम्पल ऑफ ग्लास, ये किसका रीडिंग है, द हाउस ऑफ फेम। ये हाउस ऑफ फेम भी किसका है, जॉफरी चौसर का है। रीजन एंड सेंसुअलिटी, रीजन एंड सेंसुअलिटी एन एलिगरी बुक है ये। ठीक है, तो ये है आपके मेजर पोएट जॉन लिटगेट। हमने ये मेजर राइटर्स थे कि जब चौसर के हमने देखा। आप कुछ फीचर्स देख लेते हैं, बेसिक फीचर्स जो 15th सेंचुरी के हैं, क्योंकि आपको बता दें ये बेसिक फीचर हम लोग नहीं पढ़ते हैं तो हमें उनका बैकग्राउंड समझ में नहीं आता है। जो राइटर लिखता है वो कहीं ना कहीं उस टाइम ड्यूरेशन में, उस एज में जो होता है, फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती है, उसके आधार पर वो लिखते हैं। तो फीचर्स ऑफ 15th सेंचुरी लिटरेचर देखते हैं क्या है। फॉर द होल ऑफ यूरोप इट वाज अ पीरियड ऑफ अनरेस्ट। पहला तो आपको बताइए है, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा, रिफॉर्मेशन हो रहा, रेनेसा आ रहा है ना। लोगों में जागरूक, लोग जागरूक हो रहे हैं। चर्च ने जैसा कह दिया वैसा नहीं मान रहे हैं, हम नहीं मानेंगे। अभी तक जो बात है वो सिर्फ और सिर्फ एलाइट क्लास, अपर क्लास, रॉयल क्लास, जो राजा महाराजा रानी है, राजकुमार है, उन्हीं प्रिंसेस है, उन्हीं के बारे में लिखा जा रहा है। लेकिन अब कॉमन लोगों की भी बात होने लगी। तो यहाँ पर क्या फीचर क्या है कि पूरा यूरोप क्या एक तरीके से पूरे अनरेस्ट से, है ना, अशांति से जूझ रहा है। पूरे यूरोप में कहीं ना कहीं एक उथल पुथल मची हुई है। समझ में आपको ये साल किस बार को कब की बात हो रही है, 15th सेंचुरी की। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टूडेंट, आई एम टॉकिंग अबाउट 15th सेंचुरी। बेहतरीन कंटेंट मैं आपके बीच में बता रहा हूँ। एक आप शुरू से देखेंगे क्लासेस को तो एक शानदार आपको कंटेंट भी मिल रहा है और बहुत सारी जानकारी भी। पहला देखिए यहाँ पर जेम्स फर्स्ट, आप देखिए जो जेम्स फर्स्ट है, किंग ऑफ स्कॉटलैंड, was in 1406 captured by the English and detained for 18 years, returning to Scotland in 1424. He ascended the throne of Scotland and once again began to avenge himself on the nobles who have kept him in retention. In 1437, he was murdered by a band of conspirations. ये देखिए, band of conspirators. Sorry, having some cough problem. Sorry. देखिए, जेम्स फर्स्ट है जो कि स्कॉटलैंड के राजा हैं। द इंग्लिश मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब लैंग्वेज के पहले द लग जाता है तो नेशन को डिनोट करता है, वो कंट्री को डिनोट करता है। तो इंग्लिश ने उन्होंने उनको कैप्चर कर लिया, है ना, एंड डिटेन फॉर 18 ईयर्स। कितने साल तक उसको डिटेन रखा उनको, लगभग 18 वर्ष। बाद में रिटर्निंग टू ये देखिए स्कॉटलैंड, ये देखिए 1424 में, 1426 में डिटेन से 1424 में वो रिटर्न है,
returning to Scotland in 1424. He ascended the throne of Scotland, है ना, ascended the throne of Scotland and once again began to avenge himself. एक बार फिर से उन्होंने स्कॉटलैंड के राजा के रूप में अपने आप को, है ना, इवेंज करने का प्रयास किया himself on the nobles who have who have kept himself in retention. लेकिन इसी प्रयास में क्या है, 1437 में क्या है, उनका मर्डर कर दिया जाता है कंस्पायरेटर्स के द्वारा। आगे देखते हैं कुछ और फैक्ट है। मार्टिन लूथर वाज द हीरो ऑफ रिफॉर्मेशन इन यूरोप। मार्टिन लूथर, है ना, मार्टिन लूथर। अब देखिए यहाँ पर इसी बीच में कुछ और विशेषता है। कुस्तुन, है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, इसको कुस्तुनतुनिया, हिंदी में इसका ट्रांसलेशन है कुस्तुनतुनिया। ये एक केंद्र था ज्ञान का, द सीट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन लर्निंग। ये जरूर याद रखना, कुस्तुनतुनिया, है ना, इसका प्रोनाउंसिएशन करूंगा जो हिंदी में है ना, कॉन्स्टेंटिनोपल, ये क्या है, ग्रीक यानी यूनान और लैटिन के ज्ञान का एक केंद्र है। अब यहाँ पर क्या है, फेल अंडर द अटैक ऑफ द तुर्क्स। इस पे अचानक क्या होता है, यानी जो कुस्तुनतुनिया है ना, जो कुस्तुनतुनिया क्या है, ये ग्रीक और लैटिन का जो ज्ञान का केंद्र है, इसके ऊपर अचानक क्या है, तुर्की क्या करता है, आक्रमण कर देता है। और इससे क्या है, ये फेल अंडर द टेक ऑफ, कहीं ना कहीं कुस्तुनतुनिया का पतन हो जाता है 1453 में। द ग्रीक लैटिन अपने साथ में अपनी ज्ञान की किताबों को लेकर के वो क्या है, वो चल पड़े किस तरफ, रोम की तरफ। ये देखिए, कैरिंग द लर्निंग ऑफ ग्रीस एंड, ये देखिए रोम विद देम, ये देखिए, है ना, इटली, इटली की तरफ जाते हैं एक तरीके से। कहाँ जा रहे हैं वो, ग्रीस एंड रोम, है ना। यही से फिर क्या है, यही जो कुस्तुम दुनिया के जो ज्ञान की बातें हैं, है ना, जो लर्निंग्स हैं, इस ज्ञान को वो बाद में पूरी दुनिया में फैलेंगे। यहीं से पुनर्जागरण भी शुरू होगा इटली से, आप देखेंगे। द इवेंट, ये बड़ा ऐतिहासिक चेंज है स्टूडेंट, ये जो पार्ट में आपके बीच में डिस्कस कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, न केवल इंग्लैंड के लिए, इटली के लिए, यूरोप के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि यहीं पर जो ज्ञान की बातें हैं, वो वहीं पर फिर बाद में आप देखेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, उद्योगों का विकास होगा। वही उद्योगों के विकास के साथ ही ब्रिटिशर्स जो है पूरी दुनिया में छा जाएंगे। पूरी दुनिया में वो क्या है, एक तरफा, है ना, बिजनेस के लिए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे शासन पर नियंत्रण स्थापित कर लेंगे। भारत में भी आते हैं, और भारत में भी आप देखेंगे जब ब्रिटिशर्स आते हैं, बहुत सारी मतलब पूरे लगभग 200 वर्षों तक वो भारत में शासन करते हैं। शुरू में व्यापार करने के उद्देश्य से आते हैं, और साथ ही उन्होंने क्या किया, ये जो लिबरल जो इनकी थॉट थी, सोच थी, उसी को भारत में इम्प्लीमेंट करते। और भारत में बहुत सारी जो जाति प्रथा है, बहुत सारी कुप्रथाएं थी, सती प्रथा है, जाति प्रथा है, बुराइयां थी, उनको कहीं ना कहीं आप देखेंगे, बाल विवाह है ना, इस तरीके से बहुत सारी जो एक तरीके से थे, उनको दूर करने का इन्होंने प्रयास भी किया। हालांकि शोषण भी उतना ही रहा भारत में इंग्लिश का। तो आप देखेंगे द इवेंट लेड टू द रिवाइवल ऑफ लर्निंग इन यूरोप, है ना, विच एस्टेब्लिश्ड अ न्यू एरा इन यूरोप। एक नया, ये जो है ना, लर्निंग इन यूरोप, एक नया एरा, एक क्या कह सकते हैं, यूरोप में स्थापित किया। कुस्तुनतुनिया वाज द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर। ये देखिए, बाइजेंटाइन एम्पायर का ये एक तरीके से क्या थी, ये राजधानी थी, है ना। कंस्टेंटिनोपल वाज द कैपिटल ऑफ द बाइजेंटाइन एम्पायर, ये आपको ध्यान रखना है। यानी एक नए एरा, एक नए युग की शुरुआत होती है, रेनेसां यहाँ से शुरू होता है ना। ये इवेंट, ये जो इवेंट हुआ था, कुस्तुनतुनिया का भले पतन हुआ, है ना, तुर्क ने यहाँ पर ये किया, लेकिन जो ज्ञान था, जो स्कॉलर, जो विद्वान थे, वो इटली में, रोम में, अलग अलग यूरोप के देशों में फैल गए। इसी बीच में एक घटनाक्रम होता है 15वीं सेंचुरी में, द 100 Years War। ये मैं बता चुका हूं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। ये होता है फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में।
took place between 1338 to 1453, है ना, ये ध्यान रखना। ये देखिए 1338 टू 1453, है ना, आप देखेंगे 100+ ईयर्स तक ये फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में होता है। कभी फ्रांस हावी होता है, कभी ब्रिटेन हावी होता है, सत्ता को लेकर, थ्रोन को लेकर के ये यहाँ पर लड़ाई चलती है। यहाँ पर क्या है, इसके बीच में यहाँ पर देखिए द वॉर ऑफ रोजेस होता है, द वॉर ऑफ रोजेस। There was a distracting political conflict which culminated in the 30-year struggle for power of 1455 to 1485. ये वार ऑफ रोजेस का टाइम है हमका, 1345 1455 to 1485। द conflict कब तक चला था? 30 years। द conflict was between द हाउस ऑफ यॉर्क, यानी ये दो एक तरीके से रॉयल फैमिली आप कह सकते हैं, या दो रियासत है, उनके बीच में ये लड़ाई है, द वार ऑफ रोजेस। क्या है, कौन कौन है, ये ध्यान रखना है। Everyone is listening properly? Sunil, okay, my voice is coming. Everything is, सब समझ में आ रहा है आपको? द वार ऑफ रोजेस में क्या है, दो एक तरीके से देखिए लड़ाई सत्ता की हो रही है, तो दो घराने आप कह सकते हैं, दो रियासतें हैं। कौन है? हाउस ऑफ यॉर्क है और दूसरी तरफ हाउस ऑफ लैंकास्टर है। इनके बीच में क्या है, ये कन्फ्लिक्ट है, विवाद है। Thus, this struggle is called the War of Roses. ये स्ट्रगल क्या कहलाता है ना, War of Roses कहलाता है, because the badge of Lancaster was red rose, है ना, and the badge of York was white rose. This is called the civil war. एक तरीके से ये गृह युद्ध है सत्ता को लेकर के, है ना। और यहाँ पर हाउस ऑफ यॉर्क है, उसका जो बेज है, उसका जो सिंबल है, वो कैसा है, रेड रोज है। और जो बेज यॉर्क है, हाउस ऑफ यॉर्क है, उसका व्हाइट रोज है। यानी कुल मिला के रोज ही रोज है, और इसी रोज के कारण क्या है, वार ऑफ रोज कहा गया है। एक तरीके से इट इज अ काइंड ऑफ सिविल वार। समझ में आ रहा क्या है द वार ऑफ रोज क्या है, कौन से दो घराने के बीच में है, कौन सी दो रियासत के बीच में है, आपसे पूछा जा सकता है। हाउस ऑफ यॉर्क एंड हाउस ऑफ लैंकास्टर। बहुत शानदार जानकारी, बहुत प्यारा कंटेंट आपको मिल रहा है। यस और नो, एग्री और नॉट? ठीक है, देखते हैं। In this war, many of the great models were killed and the old creator of feudalism came to an end. ये देखिए इस पूरे इसमें क्या है, great models were killed and the old creator of feudalism came to an end. feudalism यानी इसमें क्या हुआ, बहुत सारे जो एक तरीके से आप कह सकते हैं जो सामंत थे या जो बड़े क्रिएटर थे, उनकी कहीं ना कहीं उनको डेथ हो गई, आपस में लड़के मर गए। कंक्लूजन हम क्या है, इट गेव इंग्लैंड। तो दोनों एक तरीके से वो एक दूसरे को नीचा दिखाने में क्या, दोनों का डिस्ट्रॉय हो जाता है और इंग्लैंड को एक नई डायनेस्टी मिलती है, और वो क्या है, ट्यूडर डायनेस्टी, है ना। हेनरी सेवन, है ना, ये देखिए in conclusion it gave England the Tudor dynasty from Henry VII in 1485 to Queen Elizabeth 1603 तक। ये देखिए 1485, 1500 और फिर बाद में क्वीन एलिजाबेथ तक जो है ये ट्यूडर डायनेस्टी होती है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्वीन एलिजाबेथ और हेनरी VII किस डायनेस्टी के हैं, तो ये ट्यूडर डायनेस्टी के हैं। बड़ा लंबा इतिहास है, हमें पूरा इतिहास में पढ़ते हुए कुछ मेजर पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। अब देखिए इसी बात में द जैक कैडेस रेबेलियन, है ना, एक विद्रोह किया है जैक कैडेस ने भी, क्या है वो देखते हैं। एक सेकंड, है ना, जैक कैडेस रेबेलियन द 1450 में। ये ट्यूडर डायनेस्टी समझ में आई आपको? ये ट्यूडर डायनेस्टी क्या, फ्रॉम हेनरी VII इन 1445 85 टू क्वीन एलिजाबेथ। यानी जो रेड रोज व्हाइट रोज है ना, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, इसी बीच में ट्यूडर डायनेस्टी आ जाती है। जैक कैडे एंड आयरिशमैन, जैक कैडे का एक आयरिशमैन है, स्टार्टेड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ये देखिए मैन एडमिनिस्ट्रेशन इन 1450, है ना। तो ये एक तरीके से प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। He led an insurrection of 15,000 men against लंदन। ये देखिए 15,000 लोगों को इन्होंने लंदन के अगेंस्ट में लीड किया है।
द इंसरेक्शन यानी असंतुष्ट जो लोग थे वाज सरपास्ड बाय एन आर्म्ड फोर्स एंड ही वाज स्लेन। ठीक है, ये जो आप कह सकते हैं अ, आक्रमण कह सकते हैं जो इंग्लैंड के ऊपर कर रहे हैं, ये लगभग कितने एक आर्म्ड फोर्स है, एक ऐसी फोर्स जो हथियार के साथ में लैस है। He is like white, he is like Wet Tyler, he is like Wet Tyler, the leader of peasants revolt in 1381, जिसकी इसकी भी हत्या कर दी गई थी। ये वेट टाइलर जो है ये उसी प्रकार के हैं, कौन, जैक कैडे, पीजेंट्स रिवोल्ट जो हुआ था 1381 में, है ना, उसी तरह से है। एवरी मैन इज अ मोरालिटी प्ले, ये देखिए, ये एक क्या है, ये प्ले है एवरी मैन, ये क्या है, मोरालिटी प्ले है, बाय एन एनोनिमस, इसके राइटर का पता नहीं है, ज्ञात है, राइटर अपियर्ड इन 1510। अब एक और हमें पता चलता है इस एज में कुछ विशेषता, प्रिंटिंग प्रेस का विकास होता है। विलियम कैक्सटन का नाम याद रखना स्टूडेंट। आज जो दौर आप देखेंगे, इतनी फोटोकॉपी करवाते हो, प्रिंटिंग जो होती है, प्रिंटिंग प्रेस, एक ये देखिए विलियम कैक्सटन, स्वर्ण अक्षरों में इनका नाम लिखा गया है, इंट्रोड्यूस्ड प्रिंटिंग इन लंदन इन 1476। अब देखिए पहले क्या था, कोई बुक लिखी गई है तो उस बुक को अब मान ली किसी और को पढ़ना है, और भी लोगों 10 लोगों को पढ़ना है, प्रिंटिंग नहीं थी, उस बुक को क्या है कॉपी किया जाता था, हाथ से लिखा जाता था। और कई बार हाथ से लिखने में क्या है, जो लिखने वाला होता है वो कई बार जो है एक दो लाइन बीच में छोड़ दी, अपने मन से लिख दी, जोड़ दिया, घटा दिया, इस तरीके से भी हो सकता था। तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार क्या है, एक बहुत बड़ा चमत्कार था इस दौर में। 1476 में विलियम कैक्सटन को आप जरूर याद रखेंगे, फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, है ना। न्यूज़पेपर छपने लगे, बाइबिल है उसका ट्रांसलेशन जो हुआ है, उसमें कॉपीज आने लगी, फोटोकॉपी होने लगी, और ऑटोमेटिक यानी है ना, धीरे धीरे क्या है, वो सारी बातें जो है आम लोगों तक पहुंचने लगी। तो प्रिंटिंग प्रेस के कारण बहुत सारी बातें आसान हो गई, कोई बुक लिखी गई उसके बहुत सारी प्रतियां आसानी से बनने लगी। ठीक है, पहले बहुत धीरे होता होगा लेकिन अब बाद में फास्ट होता है। ही ट्रांसलेटेड, है ना, प्रिंटेड, ये देखिए विलियम कैक्सटन क्या है, वो खुद ही बहुत सारी चीजों को उन्होंने ट्रांसलेट किया, उसको प्रिंट किया, एंड पब्लिश्ड अ लार्ज नंबर ऑफ बुक्स इन लंदन डायलेक्ट, यानी जो लंदन की जो आम बोलचाल की भाषा है, लंदन जो की डायलेक्ट है, उस डायलेक्ट में उसमें बहुत सारी किताबों को उसने क्या है एक तरीके से पब्लिश किया। किसने, विलियम कैक्सटन ने। ट्रांसलेट भी कर रहा है, प्रिंट भी कर रहा है, यानी आम लोगों के लिए बहुत सारा ज्ञान उपलब्ध होने लगा है। ठीक है, पॉलिटिकल कंडीशन देखिए तो एट दिस टाइम इंग्लैंड हैड टू बियर फॉरेन एंड सिविल वॉर एज वेल। ये देखिए इस समय इंग्लैंड को देखें तो जो विदेशी है, फॉरेन है, और जो सिविल वॉर है, इन सब का भी सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, आप देखें फॉरेन में खास करके आप देखेंगे स्कॉटलैंड, ये स्कॉटलैंड से कह लो, फ्रांस से कह लो, है ना, ये इस तरफ से आक्रमण भी हो रहे हैं। हेनरी फिफ्थ की बात करें हम, देखिए हु सक्सीडेड हेनरी फोर, यानी हेनरी फोर के बाद में जो आए हेनरी फिफ्थ, गेन द सक्सेस अगेंस्ट फ्रांस एट द बैटल ऑफ एजिंकोर्ट। बैटल ऑफ एजिंकोर्ट हुआ, उसमें हेनरी फिफ्थ ने सफलता प्राप्त की 1415 में, एंड बिकम नेशनल हीरो। हेनरी फिफ्थ, हेनरी फिफ्थ क्या हो गया, नेशनल हीरो बन गया। फ्रांस के अगेंस्ट में उसने युद्ध जीता है, कौन सा, बैटल ऑफ एजिंकोर्ट, फिर 1415 में। बट ही डाइड सून एट द एज ऑफ 35, लेकिन बहुत जल्दी इनकी डेथ हो गई, लिविंग बिहाइंड अ 9 month ओल्ड बेबी, है ना। ये देखिए हेनरी फिफ्थ जो है नेशनल हीरो बने बैटल ऑफ एजिंकोर्ट, फ्रांस के विरुद्ध में जीतने के बाद, लेकिन 35 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हो जाती है, और उन बच्चे पीछे किसको छोड़ जाते हैं, केवल 9 महीने के एक बेबी को, और वो कौन है, हेनरी सिक्स, है ना, हेनरी सिक्स, हु वाज डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस। ये देखिए, है ना, जो 9 महीने का बच्चा है उसको जो है किंग ऑफ इंग्लैंड और किंग ऑफ फ्रांस डिक्लेयर किया जाता है। ये सारी पॉलिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स को पढ़ने के बाद में आपको मैं अगली स्टेप में जोड़ूंगा, है ना। ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड, ये देखिए ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड बिकेम द रेजिएंट इन फ्रांस, एंड ये देखिए ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड became reagent in France, and Duke of Gloucester in England, as Henry VI was a baby and not able to rule.
तो यहाँ पर क्या है कि जो ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड है वो क्या है, फ्रांस के एक तरीके से प्रतिनिधि बनते हैं, प्रतिनिधि राजा बनते हैं किसके, हेनरी सिक्स के। और ड्यूक ऑफ ग्लाउसेस्टर है वो इंग्लैंड के बनते हैं, क्योंकि 6 साल का बच्चा है तो अभी रूल करने में वो सक्षम नहीं है, तो उनकी तरफ से ये दो लोग अपना शासन कर रहे हैं, ड्यूक ऑफ बेडफोर्ड और ग्लाउसेस्टर। बेडफोर्ड हैड टू एनकाउंटर द राइजिंग नेशनल। बेडफोर्ड, बेडफोर्ड कहां पर है, एक बार फिर से देखें, कहां पर है ये, फ्रांस में। ये देखिए बेडफोर्ड कहां पर है, फ्रांस में, और ग्लाउसेस्टर कहां है, इंग्लैंड में। बेडफोर्ड हैड टू एनकाउंटर द राइजिंग नेशनलिज्म, है ना। एक सेकंड, बेडफोर्ड हैड टू एनकाउंटर द राइजिंग नेशनलिज्म इन फ्रांस, यानी फ्रांस हेडेड बाय पीजेंट गर्ल, फ्रेंच पीजेंट गर्ल जोन ऑफ आर्क, नाम बड़ा है याद रखना, who succeeded a triumph for the French army, who succeeded a triumph for the French army। अब यहां पर देखिए, यहां देखिए आप लोग, जो बेडफोर्ड है, जो फ्रांस में जिनको एक प्रतिनिधि राजा के रूप में भेजा गया है हेनरी सिक्स के, तो यहां पर क्या अचानक आप देखेंगे नेशनलिज्म, नेशनलिज्म, नेशनलिज्म जो है कि एक नेशनलिज्म का वहां पर जो विकास हो रहा है, और फ्रांस में उसी राष्ट्रीयता की भाव का जो बढ़ावा, राष्ट्रीयता के भाव जो जाग रहे हैं, उसको लीड किया है फ्रांस की पीजेंट, एक किसान की बेटी ने, और उसका नाम है जॉन ऑफ आर्क ने, है ना। जॉन ऑफ आर्क ने उसको एक तरीके से क्या है, जो सफल भी होती है फ्रेंच आर्मी के लिए, वो सक्सीडेड अ ट्रियम्फ फॉर द फ्रेंच आर्मी। तो जॉन ऑफ आर्क, ठीक है, जॉन ऑफ आर्क हु सक्सीडेड अ ट्रियम्फ फॉर द फ्रेंच आर्मी। तो ये आपको ध्यान रखना, जॉन ऑफ आर्क एक फ्रेंच गर्ल है ना, पीजेंट गर्ल है, जिसने नेशनलिज्म के मूवमेंट को हेड किया है। तो कहीं ना कहीं अब यहाँ बेडफोर्ड मुसीबत में है। द इंग्लिश आर्मी हाउएवर कैप्चर्ड हर, ये देखिए इंग्लिश आर्मी ने किस तरह उसको कैप्चर किया, किसको, जॉन ऑफ आर्क को, एंड बर्नड हर एज विच एट रोवन। ये देखिए उसको क्या करा, जला दिया, किसको, बर्नड हर एज अ विच, है ना, एट रोवन, एज, है ना, मतलब एक तरीके से विच के रूप में क्या है, उसको जला दिया गया, है ना। आप विच का मीनिंग आप अपने इस तरह से देख लेना, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश के लिए तो विच से कम नहीं है ना, जो उनके सत्ता के लिए मुसीबत खड़ी कर रही है, उसको जला दिया जाता है रोवन। द इंग्लिश रूल कैम टू एन एंड इन 1436, ये देखिए, एंड द फ्रेंच किंग टूक रेन्स टू देयर कंट्री। ये देखिए जो इंग्लिश का जो शासन है, अंग्रेजों का जो शासन फ्रांस में, इस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ, बहुत विद्रोह होता है। 1436 में इंग्लिश का शासन वहां पर समाप्त हो जाता है, और फ्रांस के किंग क्या है, अपने देश का शासन संभालते हैं। फ्रेंच किंग टुक रेन्स टू देयर कंट्री, यानी बेडफोर्ड यहाँ पर असफल हो जाते हैं। दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द बेरन पीरियड बाय W.H. ऑर्डन। बेरन पीरियड है ना, यानी एक तरीके से खाली, बंजर, ये पूरा पीरियड क्या है, बेरन पीरियड कहलाता है। क्यों कहलाता है, क्योंकि कोई अथोराइज्ड यहाँ पर कोई राजा नहीं है। बेलेड वॉज द मोस्ट फैमिलियर राइटिंग, इस लिटरेचर की हम बात करें, हम इतिहास नहीं पढ़े, तो इस दौरान क्या है, बेलेड लिखा। इट इज, ये भी एक पार्ट है, लिटरेचर का ही पार्ट है, लिरिक होती है, सोनेट होती है, वैसे बेलेड भी है। और द मोस्ट फैमिलियर राइटिंग जॉनरा इन द 15th सेंचुरी, ये जरूर ध्यान रखना, बेलेड लिखी गई है। हम लोग लिटरेरी पार्ट को हम देखेंगे, तब हम लोग इसको देख लेंगे। यानी बेलेड बहुत ज्यादा 15th सेंचुरी फेमस थी। अब यहाँ पर देखिए, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड 1394 to 1437 टेल्स इन हिज किंग्स स्क्वायर हिज लव फॉर द लेडी जेन ब्योपोर्ट, द ड्यूक ऑफ समरसेट्स डॉटर, है ना। तो एक बात तो ये भी है, जेम्स फर्स्ट ऑफ स्कॉटलैंड जो किंग्स
फायर में वो अपने प्रेमिका के बारे में बताते हैं, और वो कौन है? जेन लियोपोल्ड, जो कि ड्यूक ऑफ समरसेट की बेटी है। हाँ, इसी बीच में एक और राइटर है, आप देखिए, मुझे लगता है ये अभी कुछ है ना, विलियम डनबार्स। अब देखिए यहाँ पर विलियम डनबार्स 1465 टू 1530, 1465 टू 1530, ये क्या है? ग्रेसफुल एलिगोरिकल पोएम द The Thistle and the Rose, 1503, is composed to commemorate the marriage of James IV of Scotland and Margaret, daughter of Henry VII of England। तो ये जो पोयम है द थसल एंड द रोज, रिटन बाय विलियम डनबार, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि किसको समर्पित है? जेम्स फोर, जो स्कॉटलैंड के हैं, और मार्गरेट, जो हेनरी सेवन की डॉटर है, उनकी मैरिज को एक तरीके से कमेमोरेट करने के लिए लिखा गया है। द बेस्ट known ballad of Dunbar is डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस। ये देखिए, डांस ऑफ द सेवन डेडली सिंस, ये इसमें ये बैलेड है, ठीक है। ओके वीरेन जी। हाँ, नहीं नहीं, डरना नहीं है। सही। रॉबर्ट बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, ये भी अनदर कल्ट ऑफ मेलंकली राइटर्स वर राइटिंग बुक्स ऑन ह्यूमरल फिजियोलॉजी ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। तो ये भी कुछ वर्क है, इनको भी ध्यान रखना। इस पर ये कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान रखना एक दो बार पढ़ के। आफ्टर द फॉल ऑफ कस्टिन कंस्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया इन 1453, द रेनेसा इन इंग्लैंड स्टार्टेड। ये देखिए, ये आपको याद रख
Okay, there was some network issue suddenly happens. So I am leaving the class. Okay, it's enough for today. Will be continue tomorrow, है ना? Maybe possible in the evening I will take the class. थोड़ा सा आप लोग नोटिफिकेशन को जरूर देखें पॉसिबली, है ना? मैं क्लास ले सकता हूँ, है ना? ठीक है, ओके ओके, मैं लीव द क्लास. Okay, I'm leaving the class. Thank you very much.